आप सभी का स्वागत है। एक बार दोबारा हम लोग शुरू करेंगे। बिहार एसटीईटी यानी सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें अभी तक 2011 से लेके 2019 और 20 के वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस कर रहे थे। हम उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे आपके साथ में, और 15-15, 20-20 सीरीज को कंटिन्यू किया था हम लोगों ने। 15 और 20 की सीरीज के साथ में हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो अभी हमारा 101 101 क्वेश्चन है, हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। तो द टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, इसमें हीरोइन का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मिरांडा, ये मिरांडा शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट में जो अदाकारा थी, जो हीरोइन थी, उनका नाम था। तो 101 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 102 देखिए, व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर। तो चार्ल्स डिकेंस के जो ह्यूमर वो लिखते थे, तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी यूनिकनेस क्या है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है इसमें। इट ब्लेंड्स ह्यूमर विथ पैथोस, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, और आपका पैथोस मतलब होता है प्रोत्साहन देना, किसी को मोटिवेट करना। तो उनके जो लिखावटें होती थी, उनके जो क्रिएशन होते थे, उसमें हमेशा ब्लेंड रहता था, किसका, ह्यूमर का एंड पैथोस दोनों का। तो यहाँ पे बात हो रही है आपका, हास्य भी रहते थे और उसमें मोटिवेशन भी उनका रहता था, चार्ल्स डिकेंस के ह्यूमर वाली सीरीज में। तो 102 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 103 देखिए, एमलीज ब्रॉनेट नॉवेल वुदरिंग हाइट्स मेक्स अस रेमिनिसेंट एवरी नाउ एंड देन ऑफ द। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि एमिली ब्रॉनेट का जो उपन्यास था, जिसका नाम था वुदरिंग हाइट, ये हमें समय समय पे क्या याद दिलाता है, इसका आपको बताना है। तो इसमें स्टॉर्म सीन है, एक एक तूफान का सीन है, जिसमें किंग लियर की साथ में ये दृश्य जो है फिल्माया गया है, दर्शाया गया है। तो स्टॉर्म सीन ऑफ किंग लियर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वुदरिंग हाइट्स में हमें याद दिलाता है जो आपका एमिली ब्रॉनेट के द्वारा लिखी गई नॉवेल है। 104 देखिए, Who said, My heart aches and a drowsy numbness pains। तो ये किसने कहा था कि मेरा मेरा जो हार्ट है वो दर्द करता है, और ड्रॉजी नमनेस जो है वो भी पेन की शक्ल में आती है मेरे सामने। तो ये आपके जॉन किट्स ने कहा था, और ये जो पंक्ति है वो ली गई है ओड टू नाइटिंगेल से, जिसको लिखा था जॉन किट्स ने। तो 104 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। 105 में, चार्ल्स डिकेंस नॉवल डील लार्जली विथ। तो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स जो रही हैं, वो ज्यादातर किसके साथ में डील करती हैं, किन चीजों को वो दर्शाती हैं। तो ये आपका कंटेम्पररी सोशल कंडीशंस रही हैं उस समय की, समकालीन सामाजिक जो स्थिति रही है, जो हालात रहे हैं, उसका हमेशा जिक्र हुआ है। कंटेम्पररी सोशल कंडीशंस, ही एक्सपोज द exploitation of the working class by unfailing underestimate and the damaging consequences of propagating factual knowledge. He always talked about poor social equality। हमेशा उस दौर में ना, इनके टाइम में, चार्ल्स डिकेन के टाइम में, हमेशा भेदभाव वाली स्थिति रही, गरीबों को अमीर तबका हम दबाता रहा, और कैपिटलिज्म की स्थिति बहुत ज्यादा पैदा होती गई। मतलब गरीब गरीब होता गया और अमीर ज्यादा पैसे वाले होते गए। तो इनके उस दौर में इन्होंने हमेशा कंटेम्पररी सोशल कंडीशंस जो रही हैं, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं और आपके जो कैपिटलिस्ट रहे हैं, उनके दोहन को इन्होंने अपने लिखावट में, अपने जो भी इनकी राइटिंग रही है, उसमें इन्होंने दर्शाया है, चार्ल्स डिकेंस ने। तो इनका कंटेम्पररी सोशल कंडीशंस को हमेशा इन्होंने डील किया है। 106, द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ। तो इंग्लैंड का लेक डिस्ट्रिक्ट जो है, वो किस चीज से एसोसिएटेड है, क्या खूबी है, और कौन से पोएट उससे जुड़े हैं, ये आपको बताना है। तो 106 में, द लेक डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज द लेक्स ऑफ और लेक लैंड। तो इसको लेक्स भी कहा जाता है और लेक का लैंड भी कहा जाता है, लेक की भूमि भी कहा जाता है, जो आपके लेक डिस्ट्रिक्ट नाम है इंग्लैंड का। इज ए माउंटेनियस रीजन इन नॉर्दर्न वेस्ट इंग्लैंड। तो ये एक पर्वतों की श्रृंखला का भाग है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इंग्लैंड का पार्ट है। अ पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन है। आज की ताज़ा हालातों की बात करें तो आज में बहुत ही पॉपुलर एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। इट इज़ फेमस फॉर इट्स लेक्स, ये अपनी झीलों के लिए मशहूर है। साथ में वहाँ पे फॉरेस्ट भी हैं, एंड माउंटेन्स की रेंज है, वहाँ पे पर्वत श्रृंखला है।
and its associations with William Wordsworth and other lake poet. तो कुछ लेक के पोएट रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ तो आपके नेचर के ही कवि रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी पोएट्स रहे हैं जिनका नाम आपका बेट्रिक्स पोटर भी रहे हैं, जॉन रस्किन रहे हैं। तो इन लोगों का एसोसिएशन रहा है आपके लेक डिस्ट्रिक्ट से, जो कि इंग्लैंड में है। 107। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोथेमिस अनबाउंड? तो आपका पीवी शैली के लिखी गई लिरिकल ड्रामा जो रहा है प्रोमिथियस अनबाउंड, उसमें कितने एक्ट्स रहे हैं ये आपको बताने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एक्ट्स जो हैं वो उसका संख्या जो है आपकी 4 है टोटल। तो देयर आर 4 एक्ट्स इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमिथियस अनबाउंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इट वाज पब्लिश्ड फर्स्टली इन 1820, 1820 में जो पीवी शैली के द्वारा लिखा गया था प्रोमिथेस अनबाउंड, ये पब्लिश किया गया था 1820 में। और पीवी शैली का पूरा नाम था आपका पेर्सी बैशी शैली। तो पीवी शैली आप ये भी याद रखेंगे, पेर्सी बैशी शैली इनका पूरा नाम था। 1077 हमने देखा है, 108 देखेंगे। व्हाट अवार्ड वाज गिवन टू थॉमस हार्डी एज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट? तो एक ग्रेट नॉवेलिस्ट, एक महान नॉवेल लिखने वाले उपन्यासकार होने के नाते इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था थॉमस हार्डी को, ये आपको बताना है। तो हार्डी हैड बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट के मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया था, एंड वाज आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे शायर थे, ऐसे कवि थे, ऐसे लेखक थे, ऐसे नॉवेलिस्ट थे जिनको क्या किया गया था, नोबेल प्राइज के लिए पहली बार में लिटरेचर के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। एंड ही वाज नॉमिनेटेड अगेन फॉर द प्राइज 11 ईयर्स लेटर। तो 11 साल के बाद दोबारा इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। और तो इसका आंसर हमारा हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये वाला जो था ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट अवार्ड वाज गिवन टू द थॉमस हार्डी एज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट? ऑर्डर ऑफ मेरिट। और ये इसके मेंबर भी थे, और इनको 2 बार जो है आपके नोबेल प्राइज जो कि लिटरेचर में है उसके लिए नॉमिनेट किया गया था। 109। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ बर्नार्ड शॉज मैन एंड सुपरमैन? तो बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई सेंट्रल थीम बतानी है आपको, जिसका नाम है मैन एंड सुपरमैन। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें, मैन्स इवोल्यूशन इनटू सुपरमैन, ये करेक्ट इसका ऑप्शन है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं बेसिक टू मैन एंड सुपरमैन विच शॉ सबटाइटल कॉमेडी एंड अ फिलोसफी। तो दोनों का ब्लेंड किया था इन्होंने, मिश्रण रखा था जिसमें कॉमेडी भी थी एंड साथ में आपकी फिलोसफी भी थी। It's his belief in the conflict between man as a spiritual creator and woman as a guardian of the biological continuity of the human race। तो इनका ऐसा मानना था कि उनकी बिलीफ ऐसी थी कि जो कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन मैन एज अ स्पिरिचुअल क्रिएटर, यानी अगर कोई मर्द है तो वो स्पिरिचुअल क्रिएटर के तौर पे, और अगर औरत है तो गार्जियन ऑफ द बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ द ह्यूमन रेस। तो दोनों का साथ साथ में ये बैलेंस बना करके चलते हैं। बट थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट रहा है कई बार इनके लिखावटों में, जिसमें आपका ये आपकी सेंट्रल थीम रही है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, मैन एंड सुपरमैन। और इसकी सेंट्रल थीम आपसे पूछ रहा है तो मैन्स इवोल्यूशन इनटू सुपरमैन, यानी इंसान की जो इवोल्यूशन है, उसका परिवर्तन है सुपरमैन में, वो आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो। 109 हमने देख लिया है। 110 आज का लास्ट प्रश्न रहेगा, जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस वाज चार्ज्ड ऑफ ऑब्सैनिटी? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नॉवेल जो था डी.एच. लॉरेंस का, उसको ऑब्सैनिटी के वजह से चार्ज किया गया था, बैन लगा गया दिया गया था, यानी अश्लीलता की वजह से। तो ये आपका जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, लेडी चैटलेस लवर, ये इस नॉवेल के प्रकाशन होने के बाद एक बवाल सा हो गया था, और इसके बाद इसको बैन कर दिया गया था काफी देशों में, नॉट ओनली एक किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, इंक्लूडिंग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडिया में भी, एंड जापान में अश्लीलता के लिए लॉरेंस के इस उपन्यास पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जल्द ही इसको सेक्स के अपने स्पष्ट वर्णन, यानी खुल करके इन्होंने सेक्स का वर्णन किया था, स्पेशली 4 अक्षरों वाले शब्दों का उपयोग किया था। और उच्च वर्ग की महिला, याद ध्यान रखेंगे आप, उच्च वर्ग की महिला और कामकाजी वर्ग के पुरुष, यानी कि हाई क्लास की हाई सोसाइटी वुमेन
एंड लेबर क्लास के जो मेन रहे हैं, पुरुष रहे हैं, उनके बीच संबंध का इन्होंने चित्रण किया था। इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो गया था, काफ़ी बवाल हो गया था। तो डी.एच. लॉरेंस का लेडी चैटलिस लवर जो उपन्यास था, वो उसको बैन कर दिया गया था काफ़ी सारे देशों में। तो अभी तक हमने देखा है ये आपके 10 सितंबर का प्रश्न ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, जो एसटीईटी एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद एक और सीरीज बचेगी 100 क्वेश्चंस की, जो कम्प्लीटली सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली देख चुके होंगे, जो आपके पेडागोजी सेक्शन होते हैं, जीके जीएस होते हैं, करंट अफेयर्स, और सारे सेक्शन मिलाकर के जो आपके 50 मार्क्स के कॉमन क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, तो उस सीरीज को हमने कोशिश किया है कि 10-10, 15 के सेट को कवर किया जाए। और चैनल की प्लेलिस्ट होगी जिसमें लिखा होगा, आई थिंक बिहार एसटीईटी इंग्लिश करके नाम से होगी। तो वहां पे जाके आपके इसके पहले की जो भी सीरीज अपलोड की जा चुकी है 10-15 क्वेश्चंस की, उसको आप देख पाएंगे। मैंने ये सोचा था कि एक बार में 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन ना करा करके बीच बीच में आपके 1 से 10 तक या 1 से 15 तक क्वेश्चन कराए जाएं, ताकि उसके बाद आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके जो भी डाउट्स हैं या उनके जो किसी तरह का कंफ्यूजन है एग्जाम को लेकर के, तो वो उस पे कमेंट करके बताएं हमें, तो उसकी जो भी उनकी क्वेरी है वो रिजॉल्व की जाएगी। तो डेफिनेटली हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं एसटीटी 2011 से लेके 19 और 20 में, उसको हम कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को समझेंगे। इसके पहले भी परसों शायद मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें अभी तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बिहार बोर्ड इस बार 2023 में भी कोई कंक्रीट सिलेबस लेके नहीं आ रहा है। वो ग्रेजुएट लेवल और पीजी लेवल के आपके सवाल होने वाले हैं। और एग्जाम के पैटर्न का एनालिसिस करने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्जाम आपका आसान इतना होगा तो नहीं, जितना आप सोच के चल रहे हैं। क्योंकि 100 क्वेश्चन में अगर आप मान के चलें कि अगर आपका ग्रामर अच्छा है, आपने ग्रामर बना भी लिया, जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों का अच्छा होता है जनरली, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो बच्चों को कंपलसरी इंग्लिश नहीं करने की वजह से बच्चों का लगाव नहीं रहता है, और जब बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए आगे जाते हैं तब उनको पता चलता है कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी थी। तो आप में से जो भी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसटीईटी और आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करेंगे, पढ़ाएंगे, एक इंटरेक्टिव क्लास रखेंगे, और डेफिनेटली इसमें आपका एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपकी बातों को लोग सुनते हैं ध्यान से। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है डेफिनेटली। और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम लोग दोबारा से। आप में से जो भी साथी चाहे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में बेल आइकन आता है, क्योंकि वीडियो व्यूज तो आप कर जाते हैं पर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, ताकि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी साइड से अपलोड की जाए तो उसकी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलेंगे दोबारा से सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।